हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विद अस। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में कि क्या होता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और किन फसलों के लिए ये जारी किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे जारी होता है, क्या वर्गीकरण किया जाता है एमएसपी के लिए। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम इस डिस्कशन करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि दैनिक जागरण की जो वीडियोस मेरी आती थी वो इस समय पे पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रही हैं। उसका कारण ये है कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में राजनीति की न्यूज़ के अलावा काफ़ी कुछ कवर नहीं हो पा रहा है, तो जिसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से मैं ये कुछ एडिशनल ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिनसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो उन सारे टॉपिक्स को उठा के मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बना रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं बिजी भी था, इस वजह से वीडियो आपके सामने नहीं आ पाई। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और वीडियो और चैनल को लगातार विजिट करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस, एक बार स्टेटस पे लगाते रहिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, ताकि आपका प्यार मेरे साथ बना रहे और मैं जो भी आपको समय समय पर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए विपणन सत्र के लिए आपका गेहूं और 5 अन्य रबी की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो इस बार बढ़ाया जाएगा फसलों का। तो वर्ष 2007-8 के बाद से गेहूं की कीमतों में 150 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो कि उच्चतम स्तर है। ठीक है, ये मतलब इस बार की खूबी रहेगी। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, गेहूं एक महत्वपूर्ण रबी फसल है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी फसल मानी जाती है। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। कि जैसे कि आपका किसान ने फसल बोई और फसल काटी, उसके बाद जब वो बेचने के लिए मंडी में जाता है, तो सरकार एक सिंपल क्या करती है कि मूल्य निर्धारित करती है कि जैसे कि 2100 रुपये प्रति क्विंटल या 1900 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का, फिर इसी तरीके से धान का एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि इससे कम में जो है वो कोई भी किसान नहीं बेचेगा। ये एक निर्धारित मूल्य है और इस पर ही वो अपनी जो फसल है किसान, वो सब्जी मतलब जो आपकी गल्ला मंडी है विभिन्न विभिन्न जगहों पे, वहाँ पे जाके उसको सेल करेगा। लेकिन इसकी सच्चाई आप भी जानते हैं कि वहाँ पे होता क्या है, जो सरकारी कांटा होता है वहाँ पे उनकी बिक्री नहीं हो पाती कोई भी कारण की वजह से, जो भी है। तो जो हम बाकी के जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी फसल को कम दामों पर लेते हैं, 100 रुपये 50 रुपये कम करके प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकी फसल को खरीदते हैं। फिर वो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि मार्केट में शॉर्टेज है या प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, तो वो उसको बढ़ा के 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा के प्रॉफिट कमा के उसको बेचते हैं। अच्छा, किसान मजबूरी में बेच देता है क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी फसल को, दो कारण होते हैं कि सबसे पहले तो फसल को सुरक्षित रखना है। 2-3 दिन का अगर समय मान लो उसको मंडियों में लग गया फसल बेचने के लिए, तो उसको ये भी नुकसान है कि उसकी फसल ना खराब हो जाए। और वो भी ये चाहता है कि हम 100-50 रुपये के लिए कब तक यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, तो अपना सीधा फसल बेच के जल्दी से जल्दी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। ये तो फिलहाल वो चीज़ हो गई जो अभी वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अभी काफ़ी हद तक सुधार हो गया है कि सरकारी मंडियों में भी प्रॉपर मूल्य पर, सरकारी कांटों पर भी फसलें बिक रही हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको समझा दिया कि किस तरीके से है अभी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप इसमें ये समझ पाएंगे कि एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग एक बनाया गया था एमएसपी, तो जो उत्पादन लागत, मांग आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर, फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। सीएपीसी मूल्य एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संकलन कार्यालय है जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। भारत के प्रधानमंत्री मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। एमएसपी के तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएसीपी आपका क्या दे रखा है, जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो सीएपीसी जो है 22 फसलों, ठीक है, मैंडेट क्रॉप्स के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश करता है। गन्ने के लिए एफआरपी होता है और जो आपकी 22 फसलें हैं उनके लिए एमएसपी होता है।
तो अधिष्ठित फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी की फसलें और दो जो हैं अन्य वाणिज्य फसलें शामिल हैं। तो ये टोटल आपकी बन जाती हैं 22। ठीक है। उत्पादन लागत के 3 प्रकार हो सकते हैं, मतलब कि 3 प्रकार से उत्पादन की जो लागत है वो निर्धारित की जाती है। सीएपीसी प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की फसलों का अनुमान लगाता है। A2 इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम पट्टे पर ली हुई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। A2+FL इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 यह एक अधिक व्यापक लागत, इसमें इसके अंतर्गत A2FL में किसान स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति के किराए तथा ब्याजों को शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय सीएपीसी द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। अच्छा, अब ये कंफ्यूज मत होइए कि A2 CFL और ये क्या है। ये इन्होंने एक मूल्य निर्धारण पद्धति को उपयोग किया हुआ है जिसके आधार पर फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो सीएपीसी द्वारा A2FL लागत की ही गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग सीएपीसी द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं। मतलब कि C2 लागत का उपयोग करके सीएपीसी मूल्य निर्धारित करती है एमएसपी का, और वो एमएसपी प्राइस ऐसा रखती है कि वो कम से कम ऐसा प्राइस हो जो 2 से 3 स्टेट्स के प्राइस को कवर कर रहा हो। ठीक है, मतलब ना ही बहुत ही कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। इस तरीके का मूल्य निर्धारण सीएसीपी जो है वो आपका करती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरीके से मूल्य निर्धारण किया जाता है। एमएसपी की आवश्यकता क्यों है? तो वर्ष 2014 और 15 में लगातार 2 सूखे की घटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। डिमोनेटाइजेशन एवं वस्तु सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिए परिदृश्य विकट बना हुआ है। डीजल, बिजली एवं उर्वरकों के लिए उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है। ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे किसान संकट एवं निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। ये उन राज्यों में विशेष रूप से प्रमुख है जहां कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। तो इसलिए आपका एमएसपी निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पे किसी की, मान लो किसी की घर की आय का स्रोत ही कृषि पर निर्भर है और उसको अगर एक उचित मूल्य नहीं मिलेगा उसकी फसलों के लिए, तो वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये व्यवसाय ही कर रहा है ना। सबसे बड़ा किसान जो है वो क्या कर रहा है? आपका व्यवसाय कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ का। अब उसके प्रोडक्शन की कीमत उसको सही नहीं मिलेगी तो फिर आगे के लिए प्रोडक्शन के लिए भी उसे जमा पूंजी चाहिए, प्लस अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी जमा पूंजी चाहिए। तो एक मिनिमम प्राइस निर्धारित करने से ये हो जाता है, किसान को ये पता चल जाता है कि इस वर्ष इस कीमत पे फसल बेचनी है और ये एक निर्धारित मूल्य है, जिसके आधार पर वो ये अनुमान लगा पाता है कि आगे के प्रोडक्शन किस हिसाब से उसे करने हैं और एक फसल चक्र को एक पूरे फसल चक्र को जो है वो प्रॉपर वे में फॉलो कर पाता है। ठीक है, तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एमएसपी की आवश्यकता क्यों होती है। आगे स्लाइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट वे में एक जो है आपका यहाँ पे रेडी किया गया है कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, कौन कौन सी फसलें आपकी शामिल हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऊपर जो आपकी परिभाषा दे रखी है वो क्या है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म है वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, किसानों द्वारा वहाँ किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना के आधार पर। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि एमएसपी वो मूल्य है जो किसान जितना मूल्य अपने दिमाग में सोच के रखता है, ठीक है, उसका 1.5 गुना मूल्य जो है वो किसान, मतलब आप उसका 1.5 गुना कर दीजिए और उस मूल्य पर सरकार जो है वो किसान से फसल को खरीदती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमएसपी बोलते हैं। किसानों द्वारा वह किए गए उत्पादन लागत, मतलब कि जो उत्पादन लागत में उसको जो खर्च लगा है उसके उत्पादन करने में, उसके कम से कम 1.5 गुने की गणना के आधार पर जो है किया जाता है। मैंने सोच के बोला है आपके लिए, उसको सॉरी। उत्पादन लागत के आधार पर जो है, मतलब कि उसको मान लो गेहूं को उत्पादन करने में उसका जितना भी खर्चा आया हो तो उसके 1.5 गुनी कीमत जो है सरकार देकर उसकी फसल को खरीदती है। आगे बात करते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएपीसी ने सिफारिश की और सरकार को 22 अधिष्ठित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी जिसको बोला जाता है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि गन्ने के लिए एमएसपी नहीं होता, गन्ने के लिए एफआरपी होता है, ठीक है, कि सिफारिश की जाती है। इसमें थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं, जिसमें 7 अनाज हैं आपके धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। 5 जो हैं आपकी दालें हैं, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 आपके तिलहन है, मूंग, सफ़ेद सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और आपका यहाँ पे दे रखा है राम तिल, उसके बाद कुसुम्भ, ठीक है। और कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल, ये आपके सारी फसलें जो हैं एमएसपी के लिए निर्धारित की गई हैं। एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिष्ठित फसलों की खरीद करनी होती है यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट का रेट एमएसपी से बिलो चला जाए तो फिर भी उन्हें एमएसपी कम नहीं करनी है, एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा। मान लो इस बार का एमएसपी निर्धारित किया गया कि जैसे कि गेहूं आपका 2100 रुपये प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। अब पता चला कि मार्केट में रेट जो है वो 1800 या 1700 ही चल रहा है, तो इससे मतलब नहीं है। हर किसान को 2100 का रेट मिलेगा। जो आपका गवर्नमेंट निर्धारित रेट है वो आप जाए सरकारी मंडी में जाके अपनी फसल को बेचे और 2100 का रेट उसको दिया जाएगा, ठीक है। कारण के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब कारण वही है जिसके बारे में हमने पीछे बात की है स्लाइड में, ठीक है, तो इसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कि एमएसपी व्यवस्था से संबद्ध समस्याएं क्या हैं, क्या क्या चीजें जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सीमितता, मतलब कि 23 फसलों के लिए एमएसपी की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल 2 चावल और गेहूं की खरीद की जाती है, क्योंकि इन्हीं 2 खाद्यान्नों का वितरण एनएफएसए मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिए अधिकांशतः तदर्थता महत्वहीन है। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि एमएसपी में तो 22 फसलों का निर्धारण किया गया है, ठीक है, जिनको एमएसपी निर्धारित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से चावल और गेहूं की ही खरीद होती है, ठीक है, क्योंकि जो दोनों खाद्यान्नों का वितरण है वो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोनों का किया जाता है। मतलब कि एफसीआई जो होते हैं आपके, उनमें इनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इनको महत्व ज़्यादा प्रदान किया जा रहा है मुकाबले जो अन्य फसलें आपकी एमएसपी निर्धारित की जाती हैं। शेष अन्य फसलों के लिए वे अधिकांश तदर्थता महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि गैर लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को एमएसपी से लाभ नहीं मिलता। अप्रभावी कार्यान्वयन की बात करें तो शांता कुमार समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका है, जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित रहे हैं। इसका मुख्य कारण किसानों के लिए अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाजार पहुंच है। प्रबल फसल का प्रभुत्व, चावल और गेहूं के लिए एमएसपी पर ध्यान केंद्रित करने से इन 2 खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है। इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारिस्थितिक और आर्थिक तथा पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं। यह बाजार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता, जिससे किसानों के लिए आय की संभावित सीमित हो जाए, ठीक है, आय की संभावना सीमित हो जाए। बिचौलियों पर निर्भरता की बात की जाए तो एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली में प्रायः बिचौलिया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिचौलियों का क्या सेंस है कि वो जो अन्य व्यापारी होते हैं वो किसानों से कम रेट पर जो है निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर फसल खरीदते हैं और फिर उसको वो बढ़ा के बेचते हैं। कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाजार समितियां, एपीएमसी के अधिकारी जैसे बिचौलिए शामिल होते हैं, ठीक है। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए इन चैनलों तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अक्षमताएं उत्पन्न होंगी और उनके लिए लाभ कम हो जाएगा। सरकार पर बोझ, तो सरकार एमएसपी समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक बृहद वित्तीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का विचलन हो जाता है जिन्हें अन्य कृषि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जा सकता है। आगे की राह अगर हम बात करें कि क्या आगे का मतलब आप इसके लिए क्या स्टैंड लिया जा सकता है, तो अगर हम उसकी बात की जाए तो देखते हैं यहाँ पे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और चावल एवं गेहूं के प्रभुत्व को कम करने के लिए सरकार धीरे धीरे एमएसपी समर्थन हेतु पात्र फसलों की सूची का विस्तार कर रही है, मतलब कि फसलों को बढ़ा रही है जिन ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित किया जा सके। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाजार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। सभी क्षेत्रों में सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करने के बदले उन फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, जिनका किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। ये लक्षित दृष्टिकोण संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में मदद करेगा,
ठीक है। तो आज हमने ये जाना कि एमएसपी कैसे निर्धारित होता है, इसके बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं, एमएसपी निर्धारित होने के बाद भी किसानों को उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है, उस बारे में बात की। और आगे क्या इसके बारे में हो सकता है, आप मतलब एक क्या निर्धारण किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की आगे की राह में। तो इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलती रहेंगी जीके इन शॉर्ट में। और लास्ट वीडियो मैंने आपका एनएसजी के ऊपर बनाया था, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसको आपने मतलब उतना तो मैं नहीं बोलूँगा जितना आप बाकी सारी वीडियोस को प्यार देते हैं, उसको बहुत कम प्यार दिया है आपने। मुझे समझ में नहीं आया मैंने ऐसा मतलब उसमें क्या ख़राब कंटेंट था। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप गैस करें कि आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप कमेंट करिए, ठीक है। और मुझे आप सजेशंस दीजिए कि सर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जैसी आप डिमांड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।